नमस्कार, मैं हूं नगमा और आप देख रहे हैं ओआरएफ की विशेष हिंदी श्रृंखला गोलमेज। इसमें आज हम चर्चा करेंगे रूस और यूक्रेन और उसके साथ-साथ पूरी दुनिया पर जिस तरह का इसका असर पड़ रहा है। मेरे साथ जुड़ रहे हैं प्रोफेसर हर्ष पंत इस पर चर्चा करने के लिए। आज जब हम ये चर्चा कर रहे हैं तो रूस के यूक्रेन पर हमले का 8वां दिन है और जिस तरह की स्थिति अभी बनी हुई है, अब यूक्रेन के कई बड़े शहर जैसे खार्किव पूरी तरह से एक तरह से रूस के कब्जे में है। रूस की बहुत बड़ी सेना और सेना का काफिला कीव के बाहर जो है वो लंबी कतारें नजर आ रही हैं सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए। इस बीच अभी भी हजारों भारतीय छात्र वहां फंसे हुए हैं, तो भारत को ये चिंता है कि उनके नागरिक, उनके छात्र किस तरह सुरक्षित बाहर निकले और वो काम भी चल रहा है। इस दौरान रूस की तरफ से अब बार-बार परमाणु हथियार के इस्तेमाल की धमकी भी आई है। यूक्रेन अपनी क्षमता से बढ़कर, जितनी लोगों को उम्मीद थी उससे बढ़कर एक तरह से प्रतिरोध जो है वो खड़ा कर रहा है। जो रेजिस्टेंस है आम लोगों की तरफ से भी बहुत नजर आ रहा है। तो दुनिया किस तरह से बटी हुई है इसमें, और ऐसा लग रहा है कि ये तीसरा विश्व युद्ध जो है वो शुरू हो गया है। अब हर्ष, जिस तरह की ये लड़ाई शुरू हुई और अब 8वें दिन हम ये चर्चा कर रहे हैं, रूस की बहुत बड़ी सेना और काफिला वहां पर मौजूद है। कई यूक्रेन के शहर जो हैं वो उनके कब्जे में हैं। हालात हर दिन बिगड़ते चले जा रहे हैं। यूक्रेन का जिस तरह का जवाब रहा है, यूक्रेन ने जिस क्षमता से लड़ाई की है और रूस ने जो हमला किया, और ये पूरी जंग जिस तरह से आगे बढ़ी है, आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में क्या स्थिति यहाँ पर बनती नजर आ रही है? नेटो की फोर्सेस जो हैं आसपास के मुल्कों में तैनात हैं, पर पुतिन हमेशा धमकी दे रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो वो परमाणु बटन को दबा देंगे। क्या स्थिति वहां पर गंभीर स्थिति है अभी, और ऐसा लगता है कि तीसरा विश्व युद्ध जिसके शुरू होने की बात थी वो वो यही है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है नगमा कि जहाँ वहाँ के लोग यूक्रेन के लोग या यूक्रेन के पड़ोसी देशों के लोगों को तो वाक़ई लग रहा होगा कि ये विश्व युद्ध की शुरुआत है, क्योंकि जिस तरह से फ़ौजें वहाँ पर ये आमने-सामने खड़ी हुई हैं आज, वो यूरोपियन थिएटर को अगर आप सोचें तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है जहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में हमको एक सिक्योरिटी क्राइसिस दिख रहा है और इतनी बड़ी तादाद में बड़े मुल्कों की बड़ी पावर्स की फ़ौजें वहाँ पर जा रही हैं, और जिस तरह से रूस ने इस युद्ध की शुरुआत की, इस पर भी जाना मुझे लगता है इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि जब हम पहले इस बात का ज़िक्र करते थे और कई जगह यूक्रेन में भी आप देखिए या रूस के कई हिस्सों में या पश्चिमी देशों में या कमेंटेरियट में एक परसेप्शन ये था कि ये युद्ध नहीं होगा, कि ये जो पुतिन साहब कर रहे हैं वो एक डिप्लोमेटिक बार्गेन के लिए कर रहे हैं, एक ग्रैंड बार्गेन उनको चाहिए, जिससे कि उनके जो सिक्योरिटी इंटरेस्ट्स हैं, जो पश्चिमी देशों ने तक ये बात को एक्सेप्ट किया था। आपको याद होगा इमैनुअल मैक्रोन जब वहाँ पर गए थे अपनी यात्रा में, तो उन्होंने कहा था कि रूस के जो जेन्युइन सिक्योरिटी इंटरेस्ट्स हैं, लेजिटिमेट इंटरेस्ट्स हैं, उनको कंसिडर करके ही कोई सिक्योरिटी आर्किटेक्चर यूरोप में खड़ा किया जा सकता है जो सस्टेनेबल हो। तो उस समय इस बात की आशंका नहीं थी कि ये युद्ध इस तरह की, ये स्थिति इस तरह की करवट लेगी। आज जो हो रहा है और जो उसके बाद जब नेगोशिएशंस फेल हुए और डिप्लोमेसी को दरकिनार करके एक इन्वेजन किया गया यूक्रेन का, फ्रंटल एग्रेशन किया गया यूक्रेन के ऊपर, उसमें मुझे लगता है जिसका आप जिक्र कर रही थी, जो प्रतिक्रिया रही है यूक्रेन की, जो जिस तरह से रूस की सेना, आज हम 3 मार्च को ये डिस्कशन कर रहे हैं और 8वां दिन है जैसा आपने कहा एग्रेशन का, लेकिन कहीं पर दुनिया में ये बात ज़रूर स्थापित हुई है कि जिस तरह की उम्मीद रूस को थी कि स्विफ्ट सर्जिकल तरह की स्ट्राइक होगी और या तो सत्ता पलट जाएगी या वहाँ के लोग हमको समर्थन देंगे या रूस की सेना एकदम आकर कैप्चर कर लेगी, वो नहीं हुआ। और क्योंकि वो नहीं हुआ, उससे समस्या रूस के लिए बढ़ी और उससे जो एक डिस्ट्रक्शन है जी। यूक्रेन में, वो ज़्यादा हुआ है। तो वो जी। मुझे लगता है कहीं पर अब जो आने वाली परिस्थितियां हैं उनको शेप करेगा, चाहे वो रूस का चेंजिंग टैक्टिक्स हो, ऑपरेशंस हो ऑन द ग्राउंड, या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का रिएक्शन हो। जी। अब हर्ष, आपने कहा कि ये जो स्थिति यहाँ पर बनी है उससे ऐसा लग रहा है जैसे रूस अब थोड़ा-सा अलग-थलग भी पड़ा हुआ है, क्योंकि दुनिया भर में कम से कम जो परसेप्शन वॉर है उसमें रूस की अभी तो ऐसा लग रहा है काफ़ी
थू-थू हो रही है, एक तरह से रूस की हार हुई है उस परसेप्शन वॉर में। अ, जो बाकी देश हैं या जो नेटो की सेनाएँ हैं या अमेरिका की प्रतिक्रिया या यूरोप की प्रतिक्रिया, तो इसकी निंदा लगातार हो रही है और सब यूक्रेन को अ, मदद करने की बात कर रहे हैं हथियार के ज़रिए और हथियार की सप्लाई। लेकिन आपको अब आगे क्या लगता है? नेटो की क्या प्रतिक्रिया रहेगी? क्योंकि जो धमकी बार-बार परमाणु हथियार इस्तेमाल की भी मिलती है, एक तरह से रूस अलग-थलग भी पड़ा हुआ है, बाकी देश साथ में मिले हुए हैं। बेलारूस की सेना कहा जा रहा है कि रूस के साथ मिलकर लड़ रही है, पर बाकी द पोलैंड, हंगरी, जर्मनी की जैसी प्रतिक्रिया रही अपने आप को और आर्म करने की। तो क्या स्थिति बनती हुई नज़र आ रही है? क्या आपको लगता है कि बयानों के अलावा या हथियार देने के अलावा कहीं कुछ और एकजुट रिस्पॉन्स इसमें नज़र आ सकता है अगर हम नेटो की बात करें तो? देखिए, इसमें 2 चीज़ें नगमा मुझे ऐसा लगता है, एक तो शॉर्ट टर्म है, एक लॉन्ग टर्म है। जहाँ तक शॉर्ट टर्म में है मुझे नहीं लगता कि नेटो की जो सेनाएँ हैं वो डायरेक्टली रशियन फ़ोर्सेस का सामना करेंगी। और जैसा कि हमने सुना राष्ट्रपति बाइडेन ने अपने स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस में भी इस बात का कहा कि हम लड़ने नहीं जाएँगे, जी, हमारी सेना लड़ने नहीं जाएगी रूस के साथ। तो मुझे लगता है वो एक तरह से कोशिश ये हो रही है कि जो न्यूक्लियर एस्केलेशन है उसको क्लाइंब ना किया जाए लैडर को, क्योंकि जिसका आप जिक्र कर रही थी कि बार-बार रूस की तरफ से इस बात का जिक्र हो रहा है कि परमाणु हथियारों का उपयोग करने से रूस हिचकिचाएगा नहीं और ये अपने आप में एक डिटरेंस की तरह से काम कर सकता है, क्योंकि रूस के सामने 2 समस्याएँ हैं। एक ये कि रूस ये चाहता है कि वो ये दिखाए कि वो डिटर्मिन्ड है यूक्रेन को लेने के लिए, और उसमें मुझे लगता है वो जिस तरह की कन्वेंशनल फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट अब वो कर रहा है, जिस तरह से वहाँ पर ऑपरेशंस हो रहे हैं ऑन द ग्राउंड या हवा से हवाई ताकत का प्रयोग किया जा रहा है, एयर पावर का उपयोग किया जा रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई किसी प्रकार का रूस किसी को कोई शंका में डालने वाली स्थिति में रख रहा है कि वो क्या चाहता है। वो वहाँ पर हुँ, कंप्लीट कंट्रोल चाहता है, सत्ता परिवर्तन चाहता है, एक ऐसी सरकार चाहता है जो प्रो रशियन हो। इसमें तो उसके बाद रूस को कहीं पर ये लग रहा है कि जिस तरह से यूक्रेन की तरफ से प्रतिक्रिया आई, और जो मैं कह रहा था कि शुरू में अगर 24 से 48 घंटे के अंदर यूक्रेन को कंट्रोल कर लिया जाता तो सिचुएशन कुछ और होती। जी, यूक्रेन ने बहुत दमदार तरीके से एक जो डेविड वर्सेस गोलायत का जो काफ़ी टाइम हम एग्जाम्पल देते हैं, तो उसमें होता क्या है कि अब बार-बार जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसकी जो सिंपैथी वो हमेशा कमज़ोर देश के साथ होती है, चाहे ग्रीवेंसेस कहीं से भी हों। लेकिन तो उसमें जो जिस तरह से यूक्रेन ने और उनके राष्ट्रपति ने मोबिलाइज़ किया है यूक्रेन को, इंटरनेशनल कम्युनिटी को, उससे एक एक जिसका आप ज़िक्र कर रही थी, एक नया मोड़ यूरोप की पॉलिटिक्स ने लिया है। कई ऐसे डिसीजंस यूरोपियन यूनियन ने लिए हैं जो 1 हफ्ते पहले या 7 दिन पहले या 8 दिन पहले तक सोचे नहीं जा सकते थे। जी। हुँ, हुँ। जर्मनी का रिआर्मामेंट, जर्मनी ने जिस तरह से अपने आप को एक मॉडर्न डिफेंस फोर्स के रूप में एस्टैब्लिश करने का प्रण किया है, जिस तरह से डिसीजंस लिए गए कि रूस के कुछ बैंकों को स्विफ्ट से हटाया जाए। आपको याद होगा इस पे बहुत डिस्कशन हो रहा था कि हुँ, नहीं हुँ। हो पाएगा, यूरोपियन ताकतें बटी हुई हैं क्योंकि एनर्जी डिपेंडेंस बहुत है और ये नहीं तो, लेकिन वो कर दिया गया है। रूस की आर्थिक हालत रूस के रूबल की हालत बड़ी ख़राब है। रूस का सेंट्रल बैंक को डॉलर्स यूज़ करने से दरकिनार कर दिया गया है। तो एक यूनिटी जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में इन्वेजन से पहले नहीं थी, उसको आज हम देख पा रहे हैं, और उसका लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंस ज़्यादा खतरनाक मुझे लगता है रूस के लिए हो सकता है, क्योंकि न सिर्फ जो रूस चाह रहा था कि एक सिक्योरिटी आर्किटेक्चर में बदलाव आए, वो आएगा, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि जो जिस तरह के बदलाव रूस चाह रहा था वो उस तरह के बदलाव आए। रूस के खिलाफत में काफ़ी सारे बदलाव और आ सकते हैं। और दूसरी चीज़, जो छोटे देश जो हैं, जिनका जिनका हम ज़िक्र करते हैं कि वो लगे हुए जो देश हैं, जो पहले सोवियत यूनियन के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में हुआ करते थे। अगर पुतिन साहब ये मैसेज यूक्रेन के थ्रू उन देशों को दे रहे थे कि तुम नेटो से मत जुड़ो या नेटो से जुड़ने का कोई सवाल नहीं होता। अगर आप आज उनकी स्थिति में बैठे हैं तो उनकी पहली प्रायोरिटी होगी कि वो नेटो से जुड़ें।
जी। क्योंकि वो इतने इनसिक्योर अपने आप को फ़ील कर रहे होंगे कि लॉन्ग टर्म में किसी ना किसी तरह की सिक्योरिटी गारंटी उनको चाहिए होगी। और जिस तरह की कैंपेन जिस तरह का इन्वेजन यूक्रेन ने देखा है, सारे छोटे देश, सारे जो पहले सोवियत स्फीयर के देश थे, वो सब ये चाहेंगे कि कोई ना कोई कहीं न कहीं से उनको सिक्योरिटी मिले, चाहे वो नेटो से मिले या किसी और ऑर्गेनाइज़ेशन से जुड़ के मिले। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज़ हैं इसके, रूस के लिए, रूस के चारों तरफ की जो सिचुएशन बन रही है और यूरोपियन जियोपॉलिटिक्स के लिए, वो उस तरफ नहीं मुड़ रहे हैं जिस तरफ व्लादिमीर पुतिन चाहते थे जब उन्होंने जी। डिप्लोमैटिक बार्गेनिंग शुरू करी थी वहाँ जाने की। तो व्लादिमीर पुतिन जो चाहते थे बिल्कुल एक तरह से जो अभी दिख रहा है, और ये जो लॉन्ग टर्म बात हम करें वो उसके उलट ही नतीजा आ रहा है, क्योंकि छोटे देश जो हैं वो किसी न किसी तरह की सुरक्षा की गारंटी ज़रूर चाहेंगे। जिस तरह का यूक्रेन पर हमला हुआ है, वो एक सोवियत यूनियन जैसा ब्लॉक अगर रूस के कंट्रोल वाला ब्लॉक बनाना चाह रहे थे, तो ये कुछ लग रहा है कि उल्टा पड़ रहा है। यूक्रेन ने खुद हर्ष ये मांग की, उस दिन हम सब ने देखा, वो बहुत ही शानदार विजुअल्स थे, तस्वीर, जब ज़ेलेंस्की जो राष्ट्रपति हैं यूक्रेन के, वो यूरोपियन यूनियन की जो संसद की बैठक हुई उसमें वो बोले, और उनके बोलने के बाद उन खड़े होकर सारे सदस्यों ने वहाँ पर तालियों से उनका स्वागत किया, और वो जो गूंज है तालियों की वो बहुत देर तक सुनाई देती रही। इसके बाद भी सवाल ये है कि जो उनकी मांग है कि ईयू की सदस्यता उन्हें मिल जाए, ईयू की सदस्यता उन्हें देना कितना आसान हो सकता है? क्या इसमें अड़चनें आएंगी? तालियां तो मिली, लेकिन क्या सदस्यता मिल पाएगी? लगभग 2 चीज़ें, एक तो ये कि कहीं पर जो पश्चिमी देश हैं आज वो गिल्टी फ़ील कर रहे हैं कि यूक्रेन को वो उस तरह की सिक्योरिटी नहीं दे पाए, जिस तरह की यूक्रेन काफ़ी समय से डिमांड कर रहा था। ये माना देखिए इसमें जो डिस्कशन होते हैं इस कॉन्फ्लिक्ट के, उसमें ये कहा जाता है कि रशिया के जेन्युइन सिक्योरिटी कंसर्न्स थे और यूक्रेन अगर इसको चाहता तो बेटर मैनेज कर सकता था। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरह से रूस यूक्रेन कहीं पर इस पश्चिमी देशों के दबाव में आ गया, या पश्चिमी देशों क्या उसने ये देखा अपना फ्यूचर पश्चिमी देशों के साथ जुड़ा हुआ देखा, और उसने रूस की संवेदनाओं की रिस्पेक्ट उस तरह नहीं करी। जी। अगर वो सेंसिटिविटीज को ध्यान में रखकर आगे बढ़ता तो हो सकता है युद्ध टाला जा सकता था। तो उसमें मुझे लगता है कहीं पर पश्चिमी देशों का जो रोल रहा है वो बहुत पॉजिटिव नहीं रहा है, और वहाँ पर वो जो गिल्ट कॉन्शियस है उससे मुझे लगता है जो तेज़ी आई है पश्चिमी देशों के रिएक्शन में, पश्चिमी देशों ने ये यूरोपीय देशों ने जो ये कहा बाद में कि हम सदस्यता के लिए आगे बढ़ेंगे, ये अपने आप में एक उसका भी सिग्नल है कि उसको भी सिंबलाइज करता है कि पश्चिमी देश आज ये जेन्युइनली चाहते हैं कि वो सब कर पाएँ जिससे कि यूक्रेन को प्रोटेक्शन मिल पाए। लेकिन सवाल ये है कि अगर 1-2 दिन बाद वहाँ पर रूस का कब्ज़ा हो जाता है तो सिचुएशन बिल्कुल बदल जाती है। यूक्रेन और इस समय जो परिस्थितियाँ बनी हुई हैं, यूरोपियन यूनियन की सदस्यता या लैक ऑफ मेंबरशिप कोई ख़ास मायने नहीं रखती। जब तक वहाँ पर सिचुएशन ग्राउंड पर स्टेबल नहीं होती, जब तक वहाँ पर एक स्टेबल सरकार नहीं बनती, जब तक यूक्रेन और रशिया के बीच का ये युद्ध थमता नहीं है और एक तरह से डिप्लोमैटिक सॉल्यूशन इसका नहीं निकलता है, यूरोपीय सदस्यता सिर्फ एक तरह से रैलिंग अराउंड यूक्रेन इफेक्ट था कि वो जो वहाँ पर ज़ेलेंस्की साहब ने अपनी एप्लीकेशन लगा दी है और यूरोपियन यूनियन ने कहा है कि हम इसको आगे ले जा रहे हैं। ये सिर्फ ये दिखाने के लिए है कि यूरोप के देश आज यूक्रेन के साथ खड़े हैं। और इसका उसमें भी ग्राउंड सभी पर कोई देशों को, इम्पैक्ट नहीं होता। जी, और सभी देशों को उसके लिए तैयार होना होगा, वो अपने आप में भी एक लंबी प्रक्रिया है। वो तो लंबी तो डिप्लोमैटिक वो ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस है, हाँ, वो इतनी जल्दी रिज़ॉल्व होने वाला भी नहीं है, और जी। ना मुझे लगता है यूरोपीय देश ये चाहेंगे कि वो इतनी जल्दी इस पर कोई डिसीजन लें, जब तक कि जो सिचुएशन है वो सेटल डाउन नहीं हो जाती। और सिचुएशन सेटल डाउन, अब ज़ाहिर है कि कोई इसको कह नहीं सकता, भविष्यवाणी नहीं हो सकती है, पर जिस तरह से ये लड़ाई आगे बढ़ी है और जो स्थिति अभी है, आने वाले दिनों में आपका क्या आंकलन लगता है? क्या लगता है कि ज़मीन पे हालात कैसे? या तो यूक्रेन पर रूस का कब्ज़ा अगर हो जाता है, तो बिल्कुल एक अलग बात है, और दूसरी स्थिति क्या हो सकती है यहाँ पे कि अगर रूस की सेनाएँ वहाँ पे हैं, उनके बड़े शहरों पर कब्ज़ा है, तो अभी भी क्या गुंजाइश है कूटनीति की? भारत भी लगातार ये बात अभी भी कहता रहा है, जब भी प्रधानमंत्री मोदी की बात राष्ट्रपति पुतिन से होती है, एक बात भारत की तरफ से साफ है कि भारत चाहता है शांति बहाल हो और कूटनीति का रास्ता ना छोड़ा जाए। पर कहाँ गुंजाइश इस कूटनीति की लग रही है, जो बातचीत गोमेल में हुई भी
यह हो रही है वो उससे कुछ निकलना था नहीं जैसा कि उम्मीद भी जताया था या आशंका जताई थी ज़ेलेंस्की साहब ने? जी, मुझे नहीं लगता कि अब बातचीत से बहुत कुछ देखिए युद्ध ने एक ऐसा मोड़ ले लिया है जहाँ पर दोनों तरफ नेगोशिएशंस का कोई इंसेंटिव नहीं रह गया है क्योंकि अब ये पुतिन साहब की साख की बात हो गई है कि 8 दिन से एक छोटे से देश के जी। साथ हुँ। एक युद्ध चल रहा है और वो जीत नहीं पा रहे हैं। तो अब उनको ये दिखाना है कि वो प्रिपोंडेरेंस ऑफ फोर्स वहाँ पर आए और वो उसको ख़त्म करें और वहाँ पर अपने पसंद की सरकार बनाएँ। दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की या यूक्रेनियन जो नेशनलिज़्म है वो इतना जाग गया है कि मुझे नहीं लगता कि अगर वो कहा जाए कि आप अपने आर्म्स ले डाउन कर दीजिए और हम जिस जहाँ पर कहें वहाँ पर साइन कर दीजिए। तो मुझे लगता है यूक्रेन की तरफ से भी अब और ज़ेलेंस्की साहब भी ये चाहेंगे कि अगर वो जा रहे हैं तो एज़ अ मार्टर जाएँ। जी। कि जो यूक्रेनियन नेशनलिज़्म है उसको जगाकर जो मैं पहले ज़िक्र कर रहा था कि लॉन्ग टर्म अपने लिए प्रॉब्लम पुतिन साहब ने एक और खड़ी कर दी है। वहाँ पर मान लीजिए उन्होंने कल सरकार बना दी और वो हुँ, हुँ। प्लान्ट्स गवर्नमेंट बनाएँगे और वो रेजिम चेंज भी कर देंगे। वो सरकार कब तक चलेगी? जब क्योंकि जो नेशनलिज्म सेंस ऑफ नेशनलिज्म आज हम यूक्रेन में देख रहे हैं, उससे मुझे नहीं लगता कि कोई भी सरकार वहाँ पर प्लान्ड गवर्नमेंट बहुत टाइम तक चल पाएगी। जो रूस के संरक्षण में बनेगी। तो जी हाँ। उससे हुँ। लॉन्ग टर्म जो स्ट्रैटेजिक इंस्टेबिलिटी है, वो यूक्रेन में बनी रहेगी, यथावत बनी रहेगी और आगे आने वाले समय में ये क्राइसिस एक और मोड़ लेगा। अब वो क्या क्या मोड़ लेता है ये कहना मुश्किल है, लेकिन ये क्राइसिस यहाँ पर खत्म नहीं होने वाला, चाहे कल को कीव में एक नई सरकार जो प्रो रशा हो वो बन भी जाती है तब भी। हुँ, तो युद्ध भले ही जो फ़ौरी तौर पे युद्ध है वो हो सकता है कि कुछ कम हो जाए, थम जाए, गोला-बारूद और मिसाइल जो हैं वो को थोड़ी धीमी पड़ जाएँ। लेकिन ये स्थिति यहाँ पर एक अस्थायी यूक्रेन रूस ने छोड़ेगा या एक वो इलाका जो लगातार एक तनाव का कारण बना हुआ है वो वहाँ पर बना ही रहेगा। ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में ये होना है और भारत का जहाँ तक रुख रहा है अ, भारत ने बार-बार कहा है कि वो शांति चाहता है। भारत का जो रुख है वो बहुत खुलकर किसी एक पक्ष में नहीं है। उसने एब्सटेन किया वोटिंग से 2 दफ़ा। अमेरिका की तरफ से दबाव है और फिर से एंटनी ब्लिंकन और दूसरे वहाँ पे बड़े नेताओं की तरफ से बयान आए हैं कि भारत को अब खुलकर पक्ष सामने रखना चाहिए, बल्कि काफ़ी निंदा हो रही है कि बाकी मुल्कों की तरह क्यों नहीं वो अ, पक्ष में यूक्रेन के साथ वोट दे रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ये वक़्त है जिसको कहते हैं कि अब भारत को कोई एक तरफ चुनना ज़रूरी है? क्योंकि भारत के अपने हित उस इलाके में काफ़ी हैं। देखिए, भारत के 2 तरह की प्रॉब्लम्स हैं भारत की समस्या। एक तो हमारी ऑपरेशनल चैलेंज है हमारा कि हमारे स्टूडेंट्स अभी भी वहाँ हैं, हमारे सिटिज़न्स वहाँ हैं, हमको उनको निकालना है। अगर आप किसी को कॉन्फ्लिक्ट ज़ोन से इवैक्यूएट करना चाहते हैं, तो आपको दोनों साइड्स की मदद की ज़रूरत होती है। अगर ये यूएन अम्ब्रेला में भी काम हो रहा होता, तो यूएन भी तभी जाता है, जब दोनों साइड्स की उसको परमिशन होती है। तो हम मेरे ख़्याल से रूस और यूक्रेन सरकार दोनों की मदद ले रहे हैं और पड़ोसी देशों की भी मदद ले रहे हैं कि वो हमारे जो जितने सिटीजन्स वहाँ हैं वो निकल पाएँ। दूसरी ऑपरेशनल प्रॉब्लम भारत के लिए ये है कि अगर हम 60 से 65 से 70% तक रूस पर डिपेंडेंट हैं अपने डिफेंस सप्लाईज़ के लिए, तो जब हमारी सेनाएँ चीनी सेनाओं के सामने खड़ी हैं बॉर्डर पर, ऐसे में कैसे ऐसा संभव है कि आप उस देश को मार्जिनलाइज़ कर दें अपने कैलकुलस में। जो भारत ने किया है मुझे लगता है वो डिप्लोमैटिकली उसके अलावा भारत के पास कोई चारा नहीं। भारत ने ग्रेजुअली धीरे-धीरे अगर आप देखें भारत के स्टेटमेंट्स उसमें बदलाव आया है। पहले भारत टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी की बात नहीं कर रहा था यूएन में। अब भारत ओपनली ये कह रहा है कि टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी फंडामेंटल कार्डिनल प्रिंसिपल है, उसको फॉलो करना चाहिए। दूसरा, जब प्रधानमंत्री की राष्ट्रपति पुतिन से बात हुई थी पहले ही दिन जब इन्वेजन के बाद, तो ये बात को सबसे ऊपर रखा गया था कि हॉस्टिलिटीज़ को ख़त्म करके डिप्लोमेसी का सहारा लेना चाहिए और भारत ने इस बात पर रिग्रेट शो किया था कि डिप्लोमेसी को दरकिनार कर दिया गया। तो डिप्लोमेसी को दरकिनार रशिया ने किया, इसलिए जी। जो डायरेक्शन था उस डिप्लोमैटिक मिसिव का वो डायरेक्टली रशिया की तरफ था। तीसरा मुझे लगता है जो भारत की तरफ से इम्पोर्टेंट एक बात हुई है वो ये कि भारत यूक्रेन को ह्यूमैनिटेरियन एड दे रहा है। देने की शुरुआत कर दी है भारत ने। तो कहीं पर भारत के स्टेक होल्डर्स जो हैं वो मल्टीपल हैं और भारत उन सारे स्टेक होल्डर्स के साथ काम करना चाहता है। आज हम 3 मार्च को बात कर रहे हैं और आज क्वाड की मीटिंग है।
जी। और क्वाड वर्चुअल मीटिंग है लीडर्स की, और उसमें ज़रूर यूक्रेन का ज़िक्र होगा, और उसमें ज़रूर भारत भारत से भी स्पष्टता माँगी जाएगी। तो मुझे लगता है भारत का जो रोल है इस समय, वो इन इन दोनों पक्षों को बैलेंस करके चलना अपने हितों के लिए ज़रूरी है, और मुझे नहीं लगता कि किसी भी दबाव में भारत इसको बदलेगा, क्योंकि इसके बहुत दूरगामी परिणाम भारत के लिए हो सकते हैं। अभी भी जो मौजूदा परिस्थिति में जिस तरह के प्रतिबंध लगे हैं रूस के ऊपर दुनिया की तरफ से, विश्व के तमाम देशों की तरफ से, चाहे वो ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम से रूस का बाहर करना हो, या उनके जो उनकी फ्लाइट्स, जिनकी प्लेन्स हैं, उसको उसके लिए अपने आसमान को बंद करना हो, और तमाम प्रतिबंध जो आ रहे हैं, उससे भारत के साथ जो डील है रूस की, जैसे अपने डिफेंस की बात की, हम 60-70% हमारी निर्भरता है रूस के ऊपर, तो वो SU-400 और इस तरह की जो डील्स हैं, क्या उस पे असर पड़ता है अगर ऐसे रूस पे प्रतिबंध लगते हैं तो? देखिए, रूस और भारत की जो S-400 की एंटी मिसाइल सिस्टम की डील थी, वो काफ़ी समय से अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम में का केंद्र बिंदु बनी हुई है। जी। कैट्जा सैंक्शंस वो अमेरिका के अपने सैंक्शंस हैं, पर्सनल सैंक्शंस जो अमेरिका लगाता है उन देशों पर जो रूस से डिफेंस इंगेजमेंट रखते हैं। इसमें टर्की तो नेटो एलाई था, उस पर फिर भी सैंक्शंस लगाए गए। भारत अभी तक उन सैंक्शन से बचता आया है, हुँ। चाहे वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन हो या बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन हो। भारत दोनों को ये समझाने में सफल रहा है कि ये हमारे लिए ज़रूरी है, हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ज़रूरी है। लेकिन अब क्योंकि जो सिचुएशन है उसने एक नया मोड़ ले लिया है, इसमें बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन या एग्जीक्यूटिव लेवल पर तो अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, लेकिन परेशानी आएगी यूएस कांग्रेस लेवल पर, जहां पर जो नेगेटिव परसेप्शन है रूस के खिलाफ वो बढ़ रहा है, और वॉर के टाइम में, जी। कॉन्फ्लिक्ट के टाइम में ये कांग्रेस जो होती है वो ज़्यादा पैनी नज़र रखती है कि कौन सा देश कहाँ पर जा रहा है। हुँ, और हुँ। भारत का जो डिफेंस डील है, खासकर S-400, ये ज़रूर इस पर डिस्कशन और होने की संभावना है। तो ये भारत के अपने अपनी अपनी कूटनीति पर निर्भर करेगा कि कैसे कन्विंस कर पाता है यूएस कांग्रेस को। एग्जीक्यूटिव की मुझे ज़्यादा चिंता नहीं, मुझे नहीं लगता कि एग्जीक्यूटिव की तरफ से उतना प्रेशर आएगा, क्योंकि अगर आप बार-बार देखिए स्टेटमेंट स्टेट डिपार्टमेंट से जो आ रहे हैं, वो ये आ रहे हैं कि हमारी जो रिलेशनशिप भारत के साथ है वो ब्रॉड बेस्ड है, वो किसी एक मुद्दे पर नहीं है। और हम समझते हैं भारत की जो रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। लेकिन कांग्रेस को ये समझाना मुश्किल होता है, क्योंकि वहाँ पर दूसरे जो मुद्दे हैं वो ज़्यादा हावी होते हैं। तो वहाँ पर भारत किस तरह से यूएस कांग्रेस को, यूएस सेनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के मेंबर्स को हैंडल करता है, उस पर निर्भर करेगा कि क्या भारत इन सैंक्शन से बच पाता है या नहीं। लेकिन फिलहाल ये ज़रूर है कि जो परेशानी है भारत की वो बढ़ जाएगी। और दूसरे जो आपने इकोनॉमिक एंगल की बात करी थी, देखिए वो परेशानी भारत की लॉन्ग टर्म में बढ़ेगी, क्योंकि अगर रूस ग्लोबल इकोनॉमी से कट जाएगा, जैसा कि अपेक्षा की जा रही है इन सैंक्शंस के बाद, तो भारत कैसे डील कर पाएगा रूस के साथ? क्या भारत को नए इकोनॉमिक मैकेनिज्म्स, फाइनेंशियल मैकेनिज्म्स बनाने पड़ेंगे रूस से डील करने के लिए? ये सब भारत को सोचना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो निर्भरता है वो बहुत ज़्यादा है, और जी। उसका पेमेंट या वो जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको अगर कंटिन्यू रखना है तो उसके लिए कुछ दूरगामी सोच की ज़रूरत पड़ेगी। जी, जिस तरह से जुड़ी हुई है पूरी ग्लोबल अर्थव्यवस्था, उसमें अगर रूस को अलग-थलग किया जाता है, तो ये रूस के लिए मुश्किल है, पर उन तमाम देशों के लिए मुश्किल खड़ी होगी, जिनके रूस के साथ आर्थिक रिश्ते हैं। शुक्रिया आपका हर्ष इस चर्चा के लिए। तो ये ओआरएफ की विशेष हिंदी श्रृंखला है गोलमेज़, जिस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं रूस और यूक्रेन की स्थिति वहाँ पे लगातार बदल रही है, युद्ध खत्म भी होता है, तो ये इलाका जो है वो तनाव का केंद्र बना रहेगा, तो इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।